नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज मुद्दे की बात में बात होगी उस राज्य की जिसे कभी कला, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र माना जाता था, लेकिन आज वही पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार और डर के साए में सिसक रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार में एक बड़ी जनसभा की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2 चरणों में। 23 तारीख को पहले चरण के लिए और 29 तारीख को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में उमड़ी ये भारी भीड़ इस बात का सबूत है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी बात की और विकास का भरोसा दिलाया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि वहां की जनता आज खुद को ठगा महसूस कर रही है। 2011 से अब तक के सफर पर अगर नजर डालें तो वहां घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी जिसको लगातार जारी करती रही है। सबसे पहले शारदा और रोज वैली जैसे चिटफंड घोटालों को लेकर सरकार को घेरती रही है। ममता सरकार को भारतीय जनता पार्टी घेरती रही है, जिनमें लाखों गरीबों की मेहनत की कमाई डूब गई। और उसके बाद शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया, योग्य युवाओं की नौकरी नहीं मिली और मंत्रियों के करीबियों के घर से नोटों के ढेर निकले। इसको लेकर भी बीजेपी हमलावर रही ममता बनर्जी की सरकार पर। और इतना ही नहीं, गरीबों के राशन में भी धांधली हुई और कोयला और मवेशी तस्करी के मामले भी लगातार चर्चा में रहे। भ्रष्टाचार से भी बड़ी समस्या है खौफ का माहौल। और आज बंगाल के गांव और शहरों में बीजेपी ये कहती है कि हालत ये है कि लोग टीएमसी या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराते हैं। लोगों का डर है कि अगर जिन्होंने खुलकर विरोध किया तो उन्हें या उनके परिवार को निशाना बनाया जा सकता है। वहां सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी कट मनी यानी कमीशन देना पड़ता है। पीएम मोदी का कहना है कि अब बंगाल की जनता इस व्यवस्था से पूरी तरह ऊब चुकी है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार और इस डर के बीच वाकई बदलाव की शुरुआत होगी? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि क्या बदलेगा बंगाल। 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजे जब 4 मई को आएंगे तब आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सवाल यही है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आरोप और प्रत्यारोप के दौर में रैलियां जो हो रही हैं उस रैलियों में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगा रही है। और इस आरोप के साथ कि अगर ममता बनर्जी फिर से सरकार में आएंगी तो यहां पर लोगों को भय का जो वातावरण है वो और खतरनाक हो जाएगा। ये आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में जो बातें कही है उस पर अब आज चर्चा हम करेंगे कि क्या है बंगाल की तस्वीर, क्या बदलेगा बंगाल इस चुनाव पर। लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा के चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कूच बिहार के रास मेला मैदान में जन समर्थन का नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सीएम ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लेते हुए बंगाल की मौजूदा स्थिति को भय बनाम भरोसा की जंग करार दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता के पास दोनों विकल्प हैं, एक टीएमसी का भय और दूसरा बीजेपी पर भरोसा। इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को
बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। प्रधानमंत्री के बयान ने बंगाल में सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि टीएमसी और उसके गुंडे 15 साल से जनता को डरा धमका रहे हैं। बिकॉज 15 सालों से वहाँ टीएमसी की सरकार है, ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं, मगर 15 साल में जो उन्होंने राज किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अत्याचार बढ़ाया है, लोगों की हकमारी हुई है, कानून और व्यवस्था ख़त्म है वहाँ और अराजकता की स्थिति है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में बंगाल की महान जनता निर्णय लेगी और उस भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार को वोट के माध्यम से बाहर करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल है, भय दिखाकर टीएमसी वहाँ हुकूमत में है और भारतीय जनता पार्टी भरोसा के साथ जनता को अपने साथ करना चाह रही है और पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज बन गया है। वहाँ पर टीएमसी के गुंडे, वहाँ की पुलिस, सरकार का सांठगांठ रहता है। उन्होंने हमले किए हैं जुडिशियल ऑफिसर पे, उन्होंने हमले किए हैं इलेक्शन कमीशन के लोगों पर, टीएमसी के लोग हमला कर रहे हैं सीआरपीएफ के लोगों पर। उनको मालूम है इस बार के चुनाव में टीएमसी जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। बंगाल चुनाव को लेकर अब सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। 15 साल से टीएमसी सरकार राज्य में शासन कर रही है और सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए पुरजोर लगा रही है। वहीं पीएम मोदी ने कूच बिहार में चुनावी रैली के दौरान बारी बारी से उन सभी मुद्दों को छुआ जो पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की राजनीति में विवाद का केंद्र रहे हैं, चाहे वह संदेश खाली की हिंसा हो, सिंडिकेट राज हो या बदलती डेमोग्राफी। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली और उस रैली के जरिए पीएम मोदी ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसके बारे में साफ कर दिया है। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तापोश पाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कन्हैया यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। और तो ये पैनल और इन्हीं से आज हम पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लगातार आरोप, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में, प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जा रहे हैं सुमित जी पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी के शासनकाल 2011 से लेकर अब तक का जो शासनकाल है उसकी कमियों को गिना रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। खतरा है क्या आप लोगों को? देखिए, हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। जिस तरीके से पूरे देश के सारे मुख्यमंत्रियों को इन लोगों ने लगा रखा है बंगाल में, उससे सच जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और एक एक करके सारे मुख्यमंत्रियों को वहां पे भेज करके हिंदू और मुसलमान के ऊपर भाषण जिस तरीके से दिलवाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी जा रही है। वहां की जनता सब समझदार है कि हमें कैसे वोट करना है। अगर इन्हें इतने ही काम करा होता तो देश के प्रधानमंत्री अपने नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, आज देश के गृह मंत्री को आगे करके वोट मांग रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इतने कॉन्फिडेंट आप दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई खतरा आपको नहीं है, तो फिर ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो तो आप वोट मत दो, किसी को वोट नहीं देने दो, यानी बहिष्कार करो? इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं। यही तो बीजेपी कह रही है कि आप हताशा में हैं, घबरा गए हैं, डर है आपको। नहीं, हमें कोई डर नहीं है। ईवीएम में जिस तरीके से गड़बड़ी होती है तो हम खुद कहते हैं ना, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए आप। हाँ, तो ये बात है ना, हम लोग खुद कह रहे हैं क्या कि ईवीएम हटाइए, आप बैलेट पे करा लीजिए। अगर देश में प्रधानमंत्री दो बार आप चुनाव ईवीएम से जीते तो गलत है, फर्जी था वो क्या?
नहीं देखिए, मैं तो शुरुआत क्यों? से मतलब अभी वही भी तो कह मैं रहा हूं, वही तो लोग वही मैं पूछ अभी रहे भी हैं ना कह कि रहा हूं जब आप कि जीतते हैं तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं, पहले ऐसा खूब नहीं हाय तौबा मचाते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है। कहीं चीजें हुई हैं, हरियाणा में हम लोगों ने देखा है, अरे आप महाराष्ट्र अपने में यहाँ हम की लोगों ने बात देखा कीजिए है। ना, आप हरियाणा हम छोड़िए, आप अपने यहाँ बात क्यों? कीजिए। आप ईवीएम पर तो जीतते रहे क्यों? ना। ईवीएम तो वही आप है। हरियाणा छोड़िए ना, दिल्ली छोड़िए, आप पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम तो लड़- बंगाल में ईवीएम की वजह से आप 2 बार जीते या नहीं? हमें आशंका है ये लोग ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करेंगे। आशंका है। हाँ, हमें और आशंका है ये लोग करेंगे। अगर आप सत्ता में आ जाएंगे तो वो सारी आशंकाएं खारिज हो जाएंगी, या उस समय भी आप कहेंगे कि हमें आशंका थी, ये गड़बड़ है, ईवीएम ने गड़बड़ किया, हम जीत गए? नहीं, हम तो खुद कह रहे हैं कि आशंका है कि हाँ। गड़बड़ी कर सकते हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जीतने के लिए करेगी, जीतने के लिए करेगी। भाई पूरी फोर्सेस लगा रखी है। अरे आप जितना ये होता, बताइए, अगर एक महिला गड़बड़ी से- करनी होती, अगर एक गड़बड़ी महिला से करनी होती तो लड़ने- पिछले चुनाव में नहीं गड़बड़ी कर सकती थी क्या? नहीं, गड़बड़ी या करी बताइए। थी इन्होंने गड़बड़ी करी चुनाव थी, आयोग तभी तो तभी 70 तो सीटें आई थी। चुनाव आयोग तभी तो केंद्र सरकार के ही पास था ना। नहीं, चुनाव देखिए, आज एक महिला से लड़ने के लिए चुनाव आयोग, सेंट्रल फोर्सेस, कितने लोग लगा रखे एक महिला से अरे एक लड़ने महिला के से लिए। नहीं कोई लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, नहीं, एक महिला से नहीं है। लड़ाई एक चुनाव महिला- जब होते हैं, आप कहेंगे, महिला अब वो आप कह रहे हैं एक नहीं, महिला एक महिला महिला से से लड़ने के लिए। नहीं सुनिए, आप कह रहे हैं कि एक महिला से, आप अगर यही उलट के सवाल किया जाए, हम आप लोगों के पास भी आएंगे, आप यही कहा जाए उलट कर कि आप नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए सारी पार्टियां एक हो जा रही हैं, देश की सारी विरोधी पार्टियां एक हो जा रही हैं, ये भी तो है ना। नहीं, ये भी तो कहा जा सकता है ना। नहीं, राज्य का चुनाव होता है राज्य का ना, चुनाव किसी एक महिला पार्टी से ही लड़ाई होगी। नहीं, जिस तरीके से अपमानित करने का काम करते हैं, आप मुझे बताइए। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, और देश के गृह मंत्री कहते हैं अरे भाई, कि तो मैं मुख्यमंत्री बंगाल जो की है, खाड़ी में फेंक मुख्यमंत्री जो है, अभी तो प्रधानमंत्री को कहते हैं, तो जो प्रधानमंत्री है, जो लीड कर रहा है, जो मुख्यमंत्री है, जो फेस है, नहीं, मुझे आप उसी भाषा की का बात प्रयोग होगी बताइए ना, ना। उसी की बात होगी ना। मुझे आप भाषा का ठीक है, मुझे आप कांग्रेस के बताइए पास ना। आते हैं, लेकिन तापस पाल जी जरा इनका जवाब दीजिए। सही में क्या ऐसा है क्या? बंगाल बदलने की बात आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ईवीएम के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए बंगाल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? पहले ये गलत आरोप है। देखिए, सबसे पहले तो आज भाजपा की स्थापना दिवस है। आप सभी लोगों को भाजपा की स्थापना आपको भी दिवस। बधाई सर। देखिए, यहाँ टीएमसी की जो शासन चल रहा है वो साफ तौर पे भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ, इसको सामने रख के जो है अभी तक टीएमसी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये कहेंगे कि भय का शासन, भ्रष्टाचार का शासन है, कुशासन है और घुसपैठिए जो है चरम पर है और उनको खुली छूट मिली हुई। अब भय क्या है वो खुद आप देखिए। ममता बनर्जी अभी कुछ दिन पहले मंच पर से ये कही कि एक कम्युनिटी जब एक साथ मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है और आप लोग सब लोग मेरे ही कारण बचे हुए हैं। वो पूरा क्रेडिट अपने आप को दे रही थी और उसके बाद वो जो है खुलेआम ये धमकी दे रही थी कि एक कम्युनिटी के जब एक साथ मिलके आता है सामने तो आपको जो है बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, केवल मैं ही हूं जो बचा सकती। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से उनके ही समर्थित गुंडों ने, जो कि उनके साथ शेयर करते थे, मंच से शेयर किया हुआ है, एक लाइन से कई वीडियोज और कई फोटोग्राफ सर्कुलेट हुए हैं। उस व्यक्ति ने वहां पे जो भारत के ऑफिशियल्स हैं और जो लोग वहां काम कर रहे थे, जो लोग वहां कॉन्वॉय से उनको निकाला जा रहा था और पायलट से निकाला जा रहा था, उनके ऊपर अटैक कराया उन्होंने और खुलेआम अटैक कराया। और कोई उनको भय नहीं, कुछ नहीं, उनको ये लग रहा है मदमस्त होकर वो घूम रही है, उनको ये लग रहा है ये पावर जो है जीवन भर के लिए उनको दे दिया गया है और उनको जो समझ में आएगा वो करेंगे। इस बार बंगाल की जो जनता है वो मन बना चुकी है कि इनका जो सिंडिकेट राज चल रहा है, इनका जो भ्रष्टाचारियों का गवर्नमेंट चल रहा है, आज आप ये बताइए कि इनकी मजबूरी हुई ना, जनता का जब प्रेशर आया उसके बाद ये बार बार वॉशिंग करते थे। इन्होंने अपने 75 विधायकों के टिकट क्यों काट दिए? क्योंकि वो अनफिट थे, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, जनता के पास असंतोष था, इनके पास ग्राउंड रिपोर्ट आया, इसीलिए उन्होंने 75 विधायकों का टिकट काटा। तो अनफिट गवर्नमेंट कौन रन कर रहा है? ममता बनर्जी खुद अपना प्रूफ दे चुकी हैं, टिकट अब वितरण से ही वो आप अनुमान लगा सकते हैं।
तो ये तो, और बार बार ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे कि भाजपा चुनाव हार रही है। भाई कहाँ से हम हार रहे हैं? पिछली बार हमारे 77 से हमारा जनाधार बढ़ा है, हमारे हर एक एग्जिट पोल में हमारे जो है अच्छा रिजल्ट और वोट परसेंटेज बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ 75 विधायकों का इन्होंने काटा है टिकट, 75 और 77 आप मिला लीजिए तो वो बहुमत का आंकड़ा तो हम साफ साफ पार कर रहे हैं। कहीं से 148 चाहिए, आप जोड़ लीजिए। तो इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि इतना अच्छा माहौल है और वहां की जनता जिस तरीके से मन बना ली है, हमें 200 सीटें से कम कहीं आ जाए तो आप मुझे बताइए, क्योंकि हर एक जगह जहां पर भी भाजपा के कैंडिडेट जा रहे हैं, हाथों हाथ उनको लिया जा रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि आप आइए और जल्द से जल्द आइए और आके जो है बंगाल को सुधारिए। इनके जितने एक लाइन से जो है, जितने आप इनके मंत्रियों के नाम ले लीजिए, वो एक लाइन से जो है इसमें फंसे हुए थे। अब एक लाइन से देखिए, पार्था चटर्जी जेल गए हैं, ज्योतिप्रिय मलिक जेल गए हैं, अनुव्रता मंडल जेल गए, जीवन कृष्ण साहा जेल गए, माणिक भट्टाचार्य जेल गए हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल गए, परेश पाल, कुंतल घोष, फिराद हकीम, शोभन चटर्जी, कुणाल घोष तो 3 साल जेल रह कर आए हैं। इनके मंत्रियों के घर से बंगाल जिस तरीके की हालत से इस समय गुजर रहा है, इनके मंत्रियों के घर से 27 करोड़ रुपए मिलते हैं कैश, फिर 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, फिर 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने कूच बिहार की अपनी रैली में भी कही और एक तरह से एजेंडा अपना बता दिया। सोना पप्पू के घर से, और वो सोना पप्पू जो है इन्हीं के जो राजबिहारी विधानसभा से देवाजीत चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के टिकट पे, उनके एलआई हैं और उनके पाले हुए गुंडे हैं। तो किस तरीके से ईडी ने अभी 2 दिन पहले छापा मारा है और वो सारे न्यूज चैनलों में उसके जो है आप देख सकते हैं फोटोग्राफ और सब कुछ। वही तो सुमित जी वही तो कह रहे हैं कि आप अलाई किए हुए हैं ईडी सेंट्रल फोर्सेस के साथ, जो कि जांच एजेंसीज हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके साथ आप अलाई कर रहे हैं और उन्हीं के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन जब कन्हैया यादव को भी इस डिबेट में शामिल करते हैं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2011 से ममता जी की सरकार है, पहले आप ही लोगों के साथ थी, ममता जी अलग हुई और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और फिर सरकार बनी और उसके बाद अकेले अपनी राह पर हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है। आप पिछले चुनाव में साफ हो गए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई, दूसरी पार्टी बन गई और सीधी लड़ाई में है। ममता बनर्जी की सरकार से आप लोगों को कोई दिक्कत है, नाखुशी है? उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग ने भी तो अनाउंस कर ही दिया है सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं अकेले अपने दम पर। जी बिल्कुल, हम पूरे पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता को छला गया है। ये जो सरकारें हैं और ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या पश्चिम बंगाल में जो राज्य सरकार, जैसे अभी बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है वो वहां बहुत भ्रष्टाचार है, वहां आरोप बहुत सारे लोगों नेताओं के ऊपर है, मंत्रियों के ऊपर है। तो क्या वो बताएंगे केंद्र में जो सरकार चल रही है उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो उनके मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में वो कुछ बताएंगे? ये जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास हो रहा पश्चिम बंगाल में, वहां की जनता उसको बखूबी देख रही है और निश्चित रूप से वहां सरकार बदल रही है, लेकिन वहां पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। पूरे देश में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान जो खुली है, वो सभी जगह पे वहां की जनता, पश्चिम बंगाल ही नहीं, असम को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, जितनी भी राहुल जी की रैलियां हैं, वहां पे आप जमीन पे जाकर देखिए, वहां का आम आवाम और वहां की जनता राहुल जी को हाथों हाथ ले रही है। और हम पश्चिम बंगाल और असम में ही नहीं, हम पूरे देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं और कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए इस चर्चा में शामिल हैं, वो आप अपनी बात कह रहे हैं, ये डिफेंड करने के लिहाज से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनने जा रही है, या वाकई आपको ऐसा लग रहा है? किस आधार पर लग रहा है? 0 से आप शिखर तक पहुंच जाएंगे
ममता बनर्जी की उस हवा को खत्म कर देंगे। 77 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी, 77 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी, 38% वोट वाली भारतीय जनता पार्टी और 48-49% वोट बैंक वाली ममता बनर्जी को आप पीछे छोड़कर आप सरकार में आ जाएंगे? आप ये बताइए हाँ। कि आनंद जी, आप ये बताइए कि ये सारे जितने आंकड़े आप दे रहे हैं ये किसके बल पे दे रहे हैं? जनता के बल पे आप बोल रहे हैं ना कि ये दूसरे नंबर की पार्टी है, ये पहले नंबर की पार्टी है। हाँ। आखिर जनता ने इनको जन्म दिया है। हाँ। तो जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। और जिन लोगों के कृत्यों को जनता देख रही है, वो केवल पश्चिम बंगाल में नहीं देख रही, वो असम में भी देख रही है, उत्तर प्रदेश में भी देख रही है, असम की बात दिल्ली मैं में नहीं भी कर देख रहा हूं, रही क्योंकि है। असम में आप ही से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, तमिलनाडु में भी है, वहां केरल में भी है, वो मैं वहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं ये बात कह रहा हूं कि आप इतने पीछे हो गए कि आप नहीं, शून्य कौन से पीछे शिखर है की और बात, कौन आगे है, ये तो आपको शून्य से मतगणना में शिखर की समझ बात में जब आएगा। आप कर रहे हैं तो उसमें ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई बड़ी हवा चल रही हो, बड़ी लहर हो। देखिए, उस लहर में बातें दिखाई देती हैं कि हाँ, ये सारे लोग ध्वस्त हो जाएंगे और इनकी सरकार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन ये आप निश्चित रूप से देखने में आपको भी नजर आ रहा होगा, आप जमीन पे काम कर रहे हैं, कि कांग्रेस के साथ, हमारे नेता के साथ जनता जुड़ रही पूरे देश में। और इसलिए जुड़ रही है कि ये जो नफरत की बाजार चल रही है, वहां पे जो मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, वो सफल हो रही है, हर जगह सफल हो रही है। और अंतोगत तो सबको ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस ही विकल्प है। कहाँ सफल हो पाई? आप बताइए। एक के बाद एक राज्य आप हारते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान और सफलता मिल रही है। नहीं, आप असम का चुनाव देख रहे हैं, वर्तमान मौके पे एक ही चुनाव चल रहा है, वो देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल भी देख रहे हैं आप। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार जो है फेल हो रही है हर मुद्दे पे, जनता कहाँ जाएगी? आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में जो सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है सरकार केंद्र की? हर जगह लाइन लगा हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं इस धूप में। लेकिन वो कांग्रेस के लिए तो नहीं है ना, वहां पर है तो वहां पर तो समाजवादी पार्टी है। नहीं, समाजवादी पार्टी है या आपकी तृणमूल कांग्रेस है या जो भी है कौन सामने, कौन है? तो ये इसका मतलब ये माना जाए क्या कि आप किसके लिए, एक चीज जरा क्लियर कर दीजिए। हम लगातार यही जब बंगाल की बात करते हैं तो हम पूछते हैं कांग्रेस के लोगों से कि किसके खिलाफ लड़ रहे हैं आप? केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं या पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की सरकार? हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देखिए, ये तो बड़ा नहीं, ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। कौन जनता के लिए नहीं लड़ रहा है? सब तो जनता के लिए लड़ रहे हैं, सब जनता के ही वोट से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आप ही थोड़ी कर रहे हैं, टीएमसी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, लेफ्ट फ्रंट भी कह रहा है, सब जनता के ही वोट से सरकार बनाएंगे या उनके विधायक जीतेंगे। ये बताइए कि वहां की सरकार के खिलाफ ही तो, उसको जब हटाइएगा तभी तो आप सरकार में आएंगे ना। बिल्कुल, बीजेपी को तो आप हटाएं, बीजेपी तो सत्ता में है नहीं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी तो सत्ता में नहीं है। तो आप ये बताइए कि ममता बनर्जी की सरकार को हटाने के लिए ही तो आप चुनाव लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी को हटाने के लिए। बिल्कुल, ठीक है। जो जनता के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। अरे कि जनता किसके साथ नहीं है? जो जनता के लिए नहीं खड़ा होगा। अरे आप नाम लेने, अच्छा यही मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आप बताइए ना, खुलकर बोलिए कि ममता बनर्जी, अरे आप बोल दीजिए ना कि ममता बनर्जी के साथ जनता नहीं है, तभी तो आपके साथ जनता आएगी ना। आप लोग खुल के नहीं बोलते इसलिए जनता समझ नहीं पाती और जनता बीजेपी के साथ चली जाती है। आनंद जी, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूँ और वहां सरकार बनाने जा रहा हूँ। नहीं, जनता किसके साथ? बोलिए ना कि ममता बनर्जी के साथ जनता नहीं है, तभी तो आप सरकार बनाएंगे ना। जनता को समझा ही नहीं पा रहे हैं आप इतना घालमेल में बोल रहे हैं कि जनता आपके पास जाती है वोट करने के लिए, लेकिन कहते जो जनता के साथ है तो जनता बीजेपी कहती है, जनता चली जाती है बीजेपी के पास। नहीं, मैं जो कह रहा हूं आप उसको समझ। मैं कह रहा हूं कि ये जो नफरत की बाजार चल रही है दोनों पार्टियों की, मैं नाम लेके कह रहा हूं, जो हिंदू मुसलमान दोनों पार्टियों की बात हो रही है, लेकिन जो सत्ता में होती है लड़ाई तो उसी के साथ होती है ना। बिल्कुल उसी के साथ होती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सत्ता में है उसको हटाने के लिए हम दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं, दूसरे के साथ नहीं, लेकिन प्रायोरिटी तो वही है ना, प्राथमिकता तो वही है ना। हम अपने मुद्दों पे, आप बीजेपी से अगर आप लड़ाई लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की जगह पर आप आने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, हम सीधी भाषा में तो यही माना जाएगा ना। नहीं, हम बिल्कुल सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हम अपनी लड़ाई और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। अब तो कांग्रेस भी कह रही है,
टीएमसी के प्रवक्ता हैं सुमित जी। देखिए, अब कांग्रेस भी आपके साथ नहीं है, अकेले आप अपने दम पर चुनाव मैदान में है, नुकसान आप ही को होगा ना सुमित जी? जी आनंद भाई, हम्म। देखिए वहां पे चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस को कितना आंक रहे हैं आप? तो कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस अपनी जगह लड़ रही है, लड़ने दीजिए। ये तो जनता तय करेगी कि हमें कांग्रेस को चुनना है, भाजपा को चुनना है, टीएमसी को चुनना है। नहीं, आकलन आपका क्या है कांग्रेस को लेकर? मैं आकलन जैसे कौन जैसे करता हूं? कन्हैया जी कह रहे हैं बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचने की बात वो कर रहे हैं। आनंद जी, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। 4 तारीख को मैं फिर आपके संग में बैठूंगा। 40 सीट से नीचे आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, 250 प्लस आएगी टीएमसी। आप नोट कर लीजिए। अच्छा, कांग्रेस को कितनी सीट आप देंगे ये भी बता दीजिए। नहीं तो जनता तय करेगी। अरे अब देखिए आपको पता है कि आपकी सीट कितनी आएगी, बीजेपी की सीट कितनी आएगी ये भी आपको पता है, कांग्रेस की बात हो रही है तो आप कह दे रहे हैं। मतलब कि देखिए, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप लोग दिखावे के लिए अलग अलग हैं, वैसे पर्दे के पीछे आप लोग एक दूसरे के ही समर्थन में हैं। वो आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। कांग्रेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप उनको बचा रहे हैं और ये आपको बचा रहे हैं। बचा नहीं है जनाधार तो कौन सी? अच्छा, जनाधार आपको अपना पता है, लेकिन जनाधार कांग्रेस का भी पता हो गया, माफ करेंगे, बीजेपी का भी पता हो जा रहा है। तापस जी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन कांग्रेस का जनाधार आपको पता नहीं हो पा रहा। मैं तो पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बताएं कि कांग्रेस से भी पूछ लीजिए ना। लिस्ट आउट करी है क्या? पूरी 294 सीटों पे लिस्ट आउट कर दी इन्होंने क्या? अरे कांग्रेस से भी कितने बूथ सेक्टर्स इनके पास हैं मुझे बताइए। संगठन इनका पूरा अभी है नहीं इनके पास। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने की घोषणा करते सरकार ये तो सरकार बनाने की बात कर सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी 38% वोट लेकर, दूसरी पार्टी ये तो सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं और दावा करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शून्य सीट वाली पार्टी भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसका मतलब कि कोई बड़ी लहर है वहां की सरकार के खिलाफ। अगर कांग्रेस ये बात कह रही है तो ये आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि कोई बड़ी लहर है ममता बनर्जी के खिलाफ? आनंद भाई, कोई ऐसी कोई विरोध में लहर नहीं है। भारतीय जनता फेक न्यूज उड़ाती तो क्या ये दिन में सपने देख रहे हैं कांग्रेस हो? तो कांग्रेस क्या दिन में सपना देख रहा है? नहीं, कांग्रेस क्या दिन में सपना देख रही है? देख रही तो देखने दीजिए ना। अरे आप बताइए ना, आप भी कुछ बोलिए। प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को। फिर आप गृह मंत्री, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं तो ये इसीलिए यही चीज है ना। तापस पाल जी जल्दी से इस पर रिएक्शन आप दीजिए, फिर नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है नीरज जी, आते हैं जरा तापस जी से एक रिएक्शन लेकर आपके पास। नहीं, टीएमसी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो लोग कह रहे थे वो सारी चीजें इन्होंने सुना नहीं है कि अभी ममता बनर्जी ने लास्ट 3 दिनों में इन्होंने क्या भाषण दिया है। देखिए, उन्होंने अभी ममता बनर्जी के रिसेंट उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी ये कही कि मैं राजीव गांधी की रिस्पेक्ट करती, मैं कांग्रेस में थी, मुझे बनाने वाले राजीव गांधी हैं और मैं राजीव गांधी के साथी जो है। और आपको याद होगा ममता बनर्जी बड़ी लीडर कब बनी? वो सीपीआई सीपीएम के विरोध करते हुए ही आगे बढ़ी। तो और आज की डेट में सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बताएं कि टीएमसी और कांग्रेस और सीपीआई ये तीनों पार्टियां एक साथ है कि नहीं? भाई, मंच पर से आपकी नेत्री, टीएमसी की नेत्री जो है ममता बनर्जी, वो खुद राजीव गांधी की तारीफ कर रही है और वो नेता बनी है सीपीएम का विरोध करते हुए। और आज की डेट में कांग्रेस और सीपीएम एक साथ चुनाव लड़ रही है। और तो और जितने अराजकता फैला के रखे हैं वो सब सीपीआई सीपीएम से निकले हुए नेता हैं और टीएमसी के साथ उन्होंने अपने आप को गठजोड़ किया। और उसके बाद कमोबश उसी तरीके की चीजें आप जो है वेस्ट बंगाल में देखेंगे। हिंदुओं का विरोध देखेंगे, हिंदुओं का नरसंहार देखेंगे, करप्शन देखेंगे, अराजकता देखेंगे और भारत का विरोध देखेंगे। ये कॉमन सिम्टम्स है आज के गवर्नमेंट की, टीएमसी की। और वो यहाँ के, और देखिए अभी जब गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि नक्सलाइट खत्म हो गए तो उसका प्रोत्साहन और उसके समर्थन में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो टीएमसी के दिया हो। ये कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे हैं, हमको जनता को दिखा रहे हैं। और सीपीआई सीपीएम वही पार्टी है जो कि सेम जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, केरल में एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, यहाँ पे साथ में लड़ रहे हैं। किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। ये खुद इनकी अलाई है और ये राजीव गांधी की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, आज की जो लड़ाई है वेस्ट बंगाल में वो बीजेपी बनाम टीएमसी
सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस इसके बनाम है, और भाजपा बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। मतलब ये चारों मिलकर लड़ रहे वहां हैं, देख सकते हैं, ये चारों आपके खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ, ये सिर्फ भाजपा के विरोध में सारी पार्टियां एक साथ लामबंद है। वो कुछ तो जैसे इंडी गठबंधन में इन्होंने सीट शेयर नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे कोई भी बड़ा नेता जो है कांग्रेस और सीपीएम के लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, वहां प्रचार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो अधीर रंजन है उनका भी आप देख लेंगे तो प्रचार जो है बहुत सीमित रहेगा। ठीक है। तो और अधीर रंजन को तो हाशिए पे डाला हुआ है, एक कांग्रेस का लीडर नहीं पूछता है उनको कुछ। वो इस बार उनको एमएलए सीट के लिए लड़ा रहे हैं, जबकि नेता विपक्ष रहे हैं वो। तो आप स्थिति जान लीजिए। और एक अदना सा, अभी कुछ दिन पहले वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैं हारा ही हूँ कंसोलिडेशन के कारण। एक अदना वो लीडर भी नहीं है, यूसुफ पठान, वो आया और इनको हरा के कई चला गया। सांसदों को तो आपने भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया, मंत्रियों को भी विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, आप लोग भी तो। ये तो पार्टी जहां मैं ये कह रहा हूँ कि अधीर रंजन जो 2 दिन पहले बता रहे थे मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध कर रहे थे, यूसुफ पठान आके उनको हरा के बहरमपुर से मुर्शिदाबाद से हरा के चला गया। तो नहीं, अधीर रंजन जितने मुखर है ममता बनर्जी के खिलाफ, उतने मुखर कांग्रेस के जो प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर आते हैं, कन्हैया जी भी हैं, वो उतना मुखर वो नहीं दिखाई देते। इन्हीं के नेता पश्चिम बंगाल के एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़े फेस हैं वो पश्चिम बंगाल के, और वो खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, उनकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर भी उतरते हैं। वो बोल रहे होंगे, हाँ, वो बोल रहे होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और स्टेज पर से जिस तरीके से ये अपने को परोस रही हैं, स्पेशली ममता बनर्जी, वो साफ दिख रहा है कि उनको बैकअप मिला हुआ है कांग्रेस से भी, सीपीआई सीपीएम से भी, और जो बाकी जो अलगाववादी पार्टी हैं उनसे भी। ठीक है, नीरज प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। जरा बताइए, आकलन कीजिए, क्योंकि अब तो चुनाव हम अप्रैल महीने में आ गए और आज हम 6 तारीख को चर्चा कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव होना है 23 अप्रैल को, 21 तारीख को चुनाव प्रचार का शाम में खत्म हो जाएगा। तो अब जरा आप बताइए, आकलन कीजिए, जमकर प्रचार अभियान शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप, दावे और प्रतिदावे दोनों चल रहे हैं। कहां पर आप अभी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल को और उस चुनाव को? हेलो जी, आज की डेट में ये देखिए ना, अगर भाजपा दावा कर रही है तो ना पीछे कुछ आंकड़े भी हैं। हेलो, आ रही है आवाज? जी हाँ आ रही है आवाज सर, बोलिए। हाँ, तो ये 2016 में देखिए विधानसभा चुनाव में इनका वोट प्रतिशत 10.16, मतलब इतना था। और उसके बाद देखिए 2021 में 38.3, एकदम जंप मारा। आज अगर भाजपा दावा कर रही है तो अगर 10 से 15% और वोट हो गए तो एक तो ये आंकड़ा है दावा का। दूसरा, ये जो पीछे जो दंगे हुए हिंदुओं के खिलाफ, जो टीएमसी रोक नहीं पाई अपने ही कार्यकर्ताओं को, हिंदुओं के खिलाफ जो दंगे करे। अब ये देखिए, टीएमसी के कोई नेता थे, ये हिंदुओं के खिलाफ जो हुआ था, उत्पीड़न हुआ था, ग्रामीण को हड़पने का हुआ था, ये संदेश खली। आप उसमें देखिए वो बहुत बड़ा एनएचआरसी रिपोर्ट के अंदर 2 मई 2021 की आप रिपोर्ट देखिए, हत्याएं 29, यौन पीड़न 12, गंभीर चोट 391। इस पे क्या किया इन्होंने? हिंसा को रोक नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए क्या बोला था? लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। ये जमानत रद्द कर दी थी ना उनकी। तो टीएमसी करी क्या? 5 साल में कितनी फैक्ट्री लगा दी? किस बात पे दावे कर रहे हैं? कांग्रेस और टीएमसी दोनों दावे कर रहे हैं कि हमारा होने वाला जमीन नीचे से खाली है। जनता को न्याय नहीं दिला पाए, जनता को दंगे खत्म नहीं करा पाए, जनता के लिए रोजगार नहीं पैदा कर पाए, माहौल नहीं बना पाए। क्या करते रहे? सिर्फ और तो और ईडी के लोगों को, ईडी के अधिकारियों को बंदी बनाया इन्होंने। और फिर कहते हैं जनता साथ में। कितना झूठ बोलेंगे? आप सत्ता में किस लिए आते हो? जनता की सेवा करने आते हो, हिंसा करने नहीं आते हो। जनता को रोजगार पैदा करने के लिए आते हो,
जनता की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के अच्छे संस्कार मिले उसके लिए आते हो। आप आए किस ये लिए? तो हर जगह के लिए लागू है ना। बिल्कुल हर जगह स्तर भी बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए ना आज की डेट में युवाओं को। क्या दिलवाया इन्होंने? दंगे। और क्या हुआ? अगर नवरात्रों की पूजा हुई है तो एक दूसरे को लड़वाने का काम किया कि जी आपका रास्ता रुकवा दिया गया, उस पर कभी नहीं कर पाई। लॉ एंड ऑर्डर को जीरो रखा और सिर्फ बात हो जानी तो एक दूसरे पे लगा देना। आपने जनता को क्या दिया? मेरा तो क्वेश्चन टीएमसी से कांग्रेस से यही है कि जनता के लिए ये ममता जी किस लिए आई थी टीएमसी के? यही कहते ना झगड़े है, आज झगड़े होते हैं, गरीब आदमी मरता है, गरीब को कुछ नहीं दिया जाता है। क्या हुआ? बीजेपी से कोई सवाल? मैं तो बैठा हूँ, टीएमसी वाले भी बैठे हैं, कांग्रेस वाले भी बैठे हुए हैं। अगर कम्युनिस्ट वाले हों तो वो भी बता दे कि बंगाल को इन्होंने दिया कहां, कितने लोग गरीबी से ऊपर उठाए। मैं तो पूछ रहा हूं। एक फैक्ट्री लगाई, एक फैक्ट्री आ रही थी, उस फैक्ट्री को क्या किया? रुकवा के ममता जी आई थी ना, कितनी फैक्ट्रियां ला दी बताओ। मैं तो एक जनता की बात कर रहा हूं। और एक चीज और कह रहा हूं, जनता जाग चुकी है और इस पे जवाब देने, ये जो दंगे हुए इस पे क्या एक्शन लिया गया? एक भी जवाब नहीं होगा। मुर्शिदाबाद दंगा 2025, क्या एक्शन लिया इन्होंने? हैं? अरे खुलेआम महिलाओं को घसीट के ले जा रहे हैं। हक साहब भी नहीं, एक दूसरे को गाली देना, ये करना, क्या करा? एक कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बहुत बड़ी बात कर रहे थे। क्या किया है आपने? क्या किया आपके शहजादे ने बंगाल के लोगों के पास जाके जब बलात्कार हो रहा था? नाम लेकर बात करें, वो विशेषण छोड़ दें। पार्टियों के लोग इस तरह की बातों को तो जनता जाग चुकी है। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनता में रोष है वहां पे। होता है कि अपना अपना जनता नाम की वो बात लोग कर रहा देते हैं, हम लोग नाम ले जिनके बारे में ले रहे हैं। खैर बहरहाल एहतशामुल हक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई हैं और जब चुनाव होता है पश्चिम बंगाल का तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होता है तो उस चुनाव को लेकर चर्चाएं होती हैं कि किस तरह का चुनाव होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। लेकिन ये सारे जो दावे किए जा रहे हैं, ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, तापसपाल जी ये भी कहा जाता है ना कि आप चुनाव आयोग, जो हमने शुरू में कहा था कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ते हैं, ये आरोप है। अब देखिए विचाराधीन वोटर्स हैं, जो जायज़ वोटर्स हैं, उनको वोट देने का मौका मिलेगा या नहीं। हम लोग अब अप्रैल के 6 तारीख को चर्चा कर रहे हैं, 23 तारीख को पहले चरण का मतदान है, 26 लाख ऐसे वोटर्स हैं। आनंद जी जी देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है ना कि देखिए वेस्ट बंगाल की जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है। आपको याद होगा सिद्धार्थशंकर रे हुआ करते थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को सजेशन दिया था इमरजेंसी का, और वो वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ये वेस्ट बंगाल जी। तो सीपीआई सीपीएम से उसके बाद उनके इमरजेंसी के बाद फिर वहां पे कम्युनिस्ट की सरकार बनी, तो कांग्रेस की सरकार बनी, कम्युनिस्ट की सरकार बनी, अभी टीएमसी की सरकार है। एक ही पार्टी है जो कि वहां पे सरकार नहीं बनाएंगे, वो भाजपा है। तो इस बार जो हम और जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के संस्थापक वो दोनों ही पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो आज हमारे लिए पूरा ये और हम जो जनता के पास जा रहे हैं, हम इसी चीज को, अपनी लेगेसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हम ये बता भी रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी थे और जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं। तो आप सबसे हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने सबको देखा है, लेकिन एक बार भाजपा को वोट दे के देखिए। हम वो सुशासन देने की पूरा प्रयत्न करेंगे जो आज तक इन सारी पार्टियों में से कोई नहीं दे पाया। दूसरी चीज बता दूं, देखिए कूच बिहार में जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था वो कितना अभूतपूर्व था। उन्होंने कंपैरिजन को उजागर किया कि एक और टीएमसी का भय है तो मुकाबला करने के लिए भाजपा का भरोसा भी है। एक और टीएमसी की कटमनी और करप्शन है तो दूसरी ओर
भाजपा की विकास की तेज रफ्तार देने वाला भरोसा है। एक और घुसपैठियों को सहारा देने वाली और विदेशियों को यहाँ पे बताने वाले टीएमसी है, तो वहीं पर दूसरी ओर घुसपैठियों को बाहर निकालने का भरोसा जो है वो केवल भाजपा पर है। एक और बदलती हुई डेमोग्राफी है जिसमें कि अपने जमीन होने का भय बना हुआ है, जैसे कि आपने असम में भी देखा है और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस बार के इलेक्शन के उसमें कहा कि 1.5 लाख बीघा हमने खाली कराया और 5.5 लाख बीघा और खाली कराएंगे। तो जो डेमोग्राफी बदल के उसमें हमारे हिंदुओं की जमीन कब्जे आने का डर है, दूसरी ओर इसको खाली करा के एक अटल भरोसा भाजपा के ऊपर है। अगर किसी के ऊपर इस समय पार्टी में किसी के ऊपर है तो वो केवल भाजपा के ऊपर। एक और सिंडिकेट राज है जिसमें संपत्ति लूटने का भय है, दूसरी ओर सिर पर पक्का घर और ठिकाना हक का भरोसा ये भाजपा पर है। एक और संदेश खाली जैसे बहनों की चीखें हैं और बेटियों के निर्मम अत्याचार है, दूसरी ओर नारी सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए मोदी जी की गारंटी है। तो एक और बढ़ती बेरोजगारी और पलायन का भय है, दूसरी ओर सुशासन, रोजगार और आत्मनिर्भरता वाले बंगाल का भरोसा है। और ये भरोसा इस समय अगर कोई दे सकता है तो वो भाजपा ही है। ये भरोसा अगर कोई दे सकता है तो भाजपा ही दे सकती है। हक साहब, हमारे 20 राज्यों में सरकारें चल रही है और हमने वो करके दिखाया है और जो हमने डिलीवर किया है उसी के बेसिस पे आज हम जनता के पास जा रहे हैं। वो जहां जहां इनकी सरकारें हैं उन सरकार वहां की सरकारों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे स्टेट में क्या स्थिति है और हम किस तरह से जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है और विकसित प्रदेश के तौर पर वो आगे बढ़ रहा है उस लक्ष्य की ओर। और पश्चिम बंगाल को भी उधर ही ले जाना है, इसलिए भाजपा को मौका दीजिए, अपील की जा रही है, बताया जा रहा है आपकी कमियों को गिनाते हुए। अब एकदम उस मोड़ पर हम लोग पहुंच चुके हैं चुनाव में। अब तो बताइए आप जरा कि कॉन्फिडेंट हैं अभी भी? अगर हैं तो फिर वो 26-27 लाख वोटर्स जो हैं जिन पर अभी भी संशय बना हुआ है, उनके बिना भी आप कॉन्फिडेंट हैं? आनंद जी, देखिए, मैं तापस पाल जी का, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी बात में सुन रहा था। लोगों से वो अपील कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों से, कि हमने पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनाए हैं, हमने एक बार मौका दिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शिक्षित है। और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पे भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल कि यहाँ जो है पहले लोग सोचते हैं, उसके बाद में अपना मत का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी जैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले पार्टी को यहाँ पे जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही एडुकेटेड है, बहुत शिक्षित है। आप बंगाली को जो बांग्ला बोलते हैं, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, बांग्ला बोलने वाले लोगों पर आप जुल्म करते हैं, बोलते हैं बांग्लादेशी। और उस बंगाल से अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं कि आपको सत्ता पर वो यहाँ पर बैठाएंगे? बहुत अफसोस होता है कि देखिए, ये बंगाल एक ऐसी है धरती, ये ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, जिन्होंने सबसे ज्यादा समझ लिए कि लोगों को मतलब उत्साहित किया। हमारे भारत देश में आज समझ लिए जितना भी किस्म का काम है आज हमारे पश्चिम बंगाल के हैं। तो इसलिए यहाँ हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे किसी भी कीमत पर यहाँ पर सरकार यहाँ बनने का यहाँ अवसर नहीं यहाँ के लोग देंगे। और एक बात मैं आपको और आनंद जी बोलना चाहता हूँ कि ये SIR के बहाने ये पश्चिम बंगाल में सत्ता पर हासिल करने की कोशिश करे। 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की ऐसी सेकुलर नेत्री है, मुख्यमंत्री है, जिनका उद्देश्य है, जिनका कहना है कि धर्म सबका, जुदा जुदा उत्सव हम सबका। हम लोग होली, दशहरा, छठ, ईद, दुर्गा पूजा, जितने भी तमाम त्योहार, फेस्टिवल एक साथ में हिंदू मुसलमान हम लोग मनाते हैं और एक छतरी के नीचे हम लोग रहते हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे समझ लिए पार्टी को यहाँ पर किसी भी कीमत पर स्थान नहीं मिल पाएगा। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने पहली बार जब सरकार बनाए थे तो 2011 में 170 सीट लेके आए थे। अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए 2016 में हम लोगों ने 211 सीट लाए थे और 2021 में हमने 213 सीट लाए थे। और इस बार मैं सिंह साहब आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कम से कम 226 सीट हम लोग ला रहे हैं और चौथी बार हमारी सेकुलर नेत्री ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का सपना
साकार कभी नहीं होगा। इसलिए ये बंगाल जो है, ये बंगाल बहुत सेकुलर बंगाल है। इसलिए ठीक है। यहाँ कभी भी आज बताइए 294 विधानसभा का यहाँ सीट है, हर पार्टी ने कम और बेश मुसलमानों को सीट दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। कितने मुसलमान एमपी भारत में है आपके? और आज पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा में कितने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं आप? यहाँ 30% मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं, और आप सोचेंगे कि बगैर मुस्लिम का यहाँ सरकार बना दे, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो पाएगा। देखिए अब यही पर बात हो जाती है हक साहब कि आप जब उनको कहते हैं कि हिंदू मुसलमान वो करते हैं, आप मुसलमान करते हैं, तो फिर आप यही हो गया ना कि एक वर्ग को आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हाँ। नहीं, हमारी पार्टी मैंने कहा, हमारी स्टार्टिंग में कहा कि हम दुर्गा पूजा, छठ, तो ये भी कहा जाता है कि यही कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के लिए, पंडाल के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है, ये एलिगेशन लगाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा समझ लीजिए कि भव्य दुर्गा पूजा समझ लिया हमारे पश्चिम बंगाल में होता है, जिसको यूनेस्को के द्वारा सम्मानित किया गया। ये सब बोलने की बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर इशू अगर नहीं होगा वो बोलेंगे क्या? वो एक क्रिएट करते हैं, वो सारा चीज क्रिएट करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की शिक्षित जनता है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे जिस हिसाब से बोलते हैं वो नहीं हो पाएगा, सपना साकार नहीं होगा। लेकिन ये भी तो सही है ना, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की पढ़ी लिखी जनता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बहुत लोकप्रियता है, मजबूत है, वो पार्टी भी मजबूत है, लेकिन आपको लाना पड़ता है बाहर से चुनाव जिताने के लिए, वहां के लोगों को हराने के लिए। अब जैसे अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए आपको गुजरात से लाना पड़ा, आपको दो भारतीय जनता पार्टी से दो आयातित सांसदों को, नेताओं को लाना पड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा को और कीर्ति आजाद को। देखिए, ये हमारा चुनावी स्ट्रेटेजिक है। सुनिए सिंह साहब, हम चुनाव करेंगे, हम चुनाव पे सक्सेस कैसे होंगे वो हमारी अपनी पॉलिसी है, वो अपनी रणनीति है, किस आधार पर हम काम करेंगे। लेकिन हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, हम डिवाइड एंड तो आप यही कह रहे थे ना कि मुसलमानों को कितना वो दे रहे हैं, मुसलमान इनके साथ क्यों जाएंगे? नहीं, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हमारी पार्टी से। लेकिन उसके बावजूद देश की सबसे ज्यादा सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लोकसभा में तो आई 2024 में। वो दो बैसाखी के सहारे अभी केंद्र में सरकार है। नहीं, सबसे बड़ी पार्टी, आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो आई ना। विपक्ष की जितनी, इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा बीजेपी को अकेले सीट मिली। 86% हमारे भारत में हमारे बड़े भाई हिंदू भाई रहते हैं, तो उनका जिस दिन समझ लिए, आज देखिए क्या परिस्थिति है। उन्होंने 80 करोड़ देश की जनता 5 kg अनाज पर निर्भर है, तो देश विकास में हो रहा है न विनाश में जा रहा है। तो हमारे सब देखिए, अभी बात क्या है कि धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आप देखिए 303 सीट था 2019 में, आज देखिए घट के 240 सीट आया। 2029 में वो भी समझ लिए 200 के भी नीचे रहेगा, सरकार बनाने के भी नौबत नहीं आ पाएगी। ये स्पष्ट रूप से कहा, धीरे धीरे कोई भी चीज नशा अगर चढ़ता है तो समय लगता है उतरने में, धीरे धीरे सारे लोग। अब हक साहब ये सवाल आपसे भी किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का नशा जितना चढ़ना था वो चढ़ गया, अब उतर जाएगा 2026 में। नहीं, वजह है, उसकी वजह यह, हमने 15 लाख का वादा, झूठा वादा नहीं किया। सुनिए सर, हमने 15 लाख का झूठा वादा नहीं किया, हमने 2 करोड़ का झूठा वादा नहीं किया। हमने नहीं कहा कि ये समझ लिए कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, हमने ये नहीं कहा कि काला धन विदेशों से लाएंगे, हमने ये नहीं कहा कि 400 का सिलेंडर 200 हो जाएगा, हमने ये कहा कि पेट्रोल 70 का 35 रुपया होगा। हमने लोगों के लिए काम किया, हमने जनता के लिए काम किया, जनता हमें चुन के लाई है और हमने अपने ही रिकॉर्ड को दिन ब दिन इंक्रीज किया। कुछ काम गिना दीजिए। लोग चर्चा में बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार अपनी काम ही उपलब्धियां ही नहीं गिनाती है। देखिए 94 योजना में सबसे पहला हमारा लक्की भंडार है। हर घरों में लगभग लाख रुपया सालाना जाता है हर माताओं बहनों को, जिसके यहाँ 6 सदस्य अगर लेडीज है तो वहाँ समझ लिए कि कम से कम लाख रुपया 1 साल का जाता है। लेकिन मोदी जैसा जो झूठ वादा नहीं है, 15 लाख। अगर आप ये कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज, तो आप भी तो देने लगे ना। नहीं, मैं योजना देखिए 5 गरीबी रेखा में, अरे वो तो दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आप कोई इंडस्ट्री लगाए जिससे बहुत रोजगार के अवसर पैदा हुए, बाहर से इंडस्ट्री आई, वो आपने नैनो को नहीं लगने दिया, उसके बाद उस आंदोलन की वजह से यहाँ पर सरकार बन गई, कितने इंडस्ट्री लगे, ये लोग पूछते हैं। इंडस्ट्री, अब तो वो जमाना आ गया ना। विजय
संजय जी, सबसे बड़ी बात है हमने इतने काम किए हैं, उसी के शैली पर आज हमने यहाँ कामयाबी हासिल की वो है। इंडस्ट्रीज हमने जो बड़े, क्योंकि बहुत लोग सारे आप अपने अपने देखेंगे, प्रदेश में आसनसोल, कांग्रेस की भी सरकार है जहाँ पर दुर्गापुर, है, रानीगंज, कांग्रेस भी गिनाती देखिए, है कि हमने ये लगाया, आप लोग कुछ आसनसोल, गिनाइए। दुर्गापुर, रानीगंज में बहुत सारे स्किल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री लगे हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। लेदर का आप देखिए, उत्तर प्रदेश से भगा दिया गया। हम लोगों ने यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ फैक्ट्रियां लगी है। लेदर के देखेंगे पूरा यूपी से भगा दिया गया। आप देखे होंगे कि यहाँ कोलकाता के ऐतिहासिक जगह में समझ लीजिए कि इतनी जबरदस्त सैंडल लगी है, जो पूरा भारत में समझ लीजिए सबसे ज्यादा अगर लोग काम करें, लाखों की संख्या में यहाँ रोजगार लोग कर रहे हैं। आप बता नहीं सकते हैं, इतनी डेवलपमेंट हुई। ये बात देखिए, सिर्फ जुमला से नहीं होगा। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो इस तरह का जताते नहीं है लोगों को। हम लोग आज जनता हमारे साथ में इसलिए है कि हम लोग जनता के साथ में है। ये बात समझना होगा सिंह साहब। ठीक है, हम लोग प्रोपेगेंडा नीरज जी कुछ झूठी कह बातें रहे नहीं थे। करते। हाँ, नीरज जी कुछ कह रहे थे। नीरज जी जल्दी से, फिर मैं कन्हैया जी के पास आता हूँ। प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस वालों से कि एक भी इन्वेस्टमेंट बाहर से ला पाए क्या? उस पर बात हुई? सिवाय दंगों के अलावा और हिंदू मुस्लिम करने के अलावा एक बड़ी इंडस्ट्रीज का नाम बता दे तो मैं बोलूं, एक सिंगल। और जितने दंगे हुए उसमें कहीं ना कहीं हिंदू जनता के साथ खड़े हुए, बलात्कार हुए उसके साथ कभी खड़े हुए, भगवान राम का नाम भी लिया गया, उस पे भी आप लोगों ने विरोध किया है, और कोर्ट जाना पड़ा हमारे दुर्गा पंडाल के लिए। तो आप वहां पर ये लेकर शर्म जाना की चाह रहे बात हैं नहीं है चुनाव क्या? को? शर्म के लिए बात नहीं है क्या? नीरज जी, आप हिंदूवादी या हिंदुत्व पर आप लेकर जाना चाह रहे हैं चुनाव को? नहीं नहीं नहीं, मैं चुनाव उसमें नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं लेना चाह रहा हूँ कि युवाओं को रोजगार दिया क्या? ये पहले में भी मैंने बोला था। क्या इन्वेस्टमेंट ला पाए? ये क्या स्किल डेवलप कर पाए क्या? सिवाय दंगों के अलावा आपने तो बताया कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगे। कहाँ आए बताओ ना, नाम बता दे, एक भी नाम बता देना। अभी हमारे नीरज जी बोल रहे, नीरज जी धैर्य से सुनिए। हमारे यहाँ जो भी युवा, अभी हमारे यहाँ एक आवंटन युवा जो मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं, जो इंटरमीडिएट करके बैठा हुआ है, जो ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने एक योजना, झूठा नहीं, 1500 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। नहीं तो फ्री का लालच दे रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं, देखिए ये तो फिर वही हो गया ना कि जिसका अब सबसे बड़ी चीज है कि सर सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली से जिसका हम लोग विरोध करते आए सारी पार्टियां, अब उसी में सब घुलती मिलती जा रही है। कन्हैया जी कुछ कह रहे थे। हाँ कन्हैया जी, रोजगार के बारे में बताया है, रोजगार के बारे में बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं कन्हैया जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जो नीरज प्रताप सिंह जी हैं, जिनके नीचे आपने टैग लगाया है राजनीतिक विश्लेषक का, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? वो अपनी बात कह रहे हैं। नहीं सुनिए कन्हैया जी, आप किस बिहार पे? केवल नहीं कन्हैया जी, कन्हैया जी वो अपनी बात कह रहे हैं। हर आदमी की अपनी सोच होती है। सारी समस्या केवल पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। उत्तर नहीं, मैं तो सब जगह बोलता हूँ यही। पश्चिम बंगाल के चुनाव डिस्कशन उसी का है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है ना। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, वहाँ की जनता के बारे में क्यों नहीं पश्चिम पूछते? बंगाल की आज हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जब बात करेंगे तो जरूर उत्तर प्रदेश में की सरकार की कमियों पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग बात करेंगे तो जरूर कन्हैया जी आपको शामिल करेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार की कमियों पर जरूर हम लोग बात करेंगे। नहीं, अभी हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। खाली आप कहेंगे हम राजनीतिक विश्लेषक हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। देखिए सोच सोच सबकी क्लियर है ना। देखिए आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप टीएमसी। अरे कन्हैया जी, अगर मैंने बोल दिया एक फैक्ट्री लगाई आपने, क्या इन्वेस्टमेंट किया, तो आप भारतीय जनता पार्टी का बोल दो। मतलब सिखाया क्या है? इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं इस डिबेट। अरे लो, अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए, कमाल है। आप कहीं तो रुको मेरे भाई, कहीं तो जैसे कन्हैया जी, जैसे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप टीएमसी को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, तो आपकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक सोच है, उसी तरह से मैं तो कह रहा हूँ अपने सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, वो निकलती हैं। इसीलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं कि एक दूसरे से लोग, हाँ इसीलिए कि एक दूसरे से लोग कहीं पर सहमत होंगे, कहीं पर एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होंगे, उनकी असहमति होगी, इसीलिए तो चर्चा करते हैं। तापोश जी आखिरी कमेंट आपका, कॉन्फिडेंट है? एक मिनट, एक बात कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा। 2016 में बीजेपी की बात कर रहा हूँ, 10.16% वोट था।
21 में अगर 38 पॉइंट हो गया तो उसने कुछ तो किया होगा ना। 38 पॉइंट कैसे हो गए, इस पे जवाब दे दे। नहीं तो ये क्यों अब आप इनसे तो नहीं, इनसे तो ये कहा जाता है ना कि एक समय था इनके पास इतने परसेंटेज वोट थे और पिछली बार 3% पर आ गए और कह रहे हैं कि हम इस बार शिखर तक पहुंचेंगे। अब ये हक साहब समझ नहीं पा रहे हैं उस लहर को कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं हक साहब कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उस लहर को आप नहीं समझ पा रहे हैं। जनता के भरोसे, जनता के भरोसे ही वो भी और जनता के भरोसे आप भी। तापस जी हाँ कंक्लूड कीजिएगा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मुसलमानों को कितना टिकट दिया गया, तो इसके 2 क्वेश्चन हैं, वो उनको समझने चाहिए। एक तो ये है कि कांग्रेस तो क्लेम करती है, जो ये कहती है कि रेवंत रेड्डी ने जो कहा था कि मुस्लिम मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, वही कांग्रेस पार्टी 55 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें देती है मुसलमानों को। वो 55, मैं केरला की बात कर रहा हूं, वो क्यों नहीं ज्यादा सीटें दी है या 50 सीटें क्यों नहीं दी है? जो पार्टी ये क्लेम करे कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस, उनसे ये सवाल जाके नहीं पूछते हैं। वहां पे इनका जो है साठ गांठ हो रखा। दूसरी चीज, आप मुसलमानों के लिए अलग से टिकट क्यों मांगते हैं? आपने कहा ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो हिंदू चुनाव लड़ रहा है तो मुस्लिम क्यों नहीं समर्थन दे रहा है? अलग से मुस्लिम का टिकट मांगने की क्या आवश्यकता है? तो इसमें तो ये दिखा देता है कि आप जो है फिरका परस्त है, आपको मुसलमानों के पैरवी करना है, आप मुसलमानों के लिए जीते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं जीते। और जिस दिन मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे आप हिंदुओं को निकाल देंगे। इसका एग्जाम्पल सोहरावर्ती है। चलिए आज समय इतना ही, इस पर आगे भी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तापस पाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए हक साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज प्रताप जी और कन्हैया यादव नेता कांग्रेस आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बदलेगा बंगाल में, अभी इतना ही, लेकिन बंगाल में तो चुनावी रण सज चुका है। चुनाव पर और भी चर्चाएं होंगी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की हर एक खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।